हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 26 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें और कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में ग्रेटर सोहरा जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आसाम, मणिपुर, मिजोरम या फिर मेघालय। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड द ग्रेटर सोहरा वाटर सप्लाई स्कीम इन मेघालय। तो मेघालय में किया है ग्रेटर सोहरा वाटर सप्लाई स्कीम का उद्घाटन। आपको बता दें, सोहरा को ही चेरापूंजी कहते हैं। तो इस टाउन में वाटर सप्लाई के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। साथ ही इन्होंने सोहरा अफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट इसको भी लॉन्च किया है। अफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जिस एरिया में फॉरेस्ट नहीं है वहाँ पर वृक्षारोपण करना, वहाँ पर जो है फॉरेस्ट कवर बढ़ाना। बात करते हैं मेघालय की। मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक हैं, यहाँ के चीफ मिनिस्टर कॉनरेड संगमा हैं और कैपिटल है शिलोंग। फ्रेंड्स, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे इम्पोर्टेंट जो जानकारी है जो आपको जानना चाहिए वो ये है। पहला ये है कि नोकालीकाई फॉल्स ये मेघालय में है। ये एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है, खास करके एसएससी और रेलवे एग्जाम में। उमनगोट रिवर, क्रांग सूरी वाटरफॉल, एलिफेंट फॉल, ओमियम लेक काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसे बड़ा पानी भी बोलते हैं। लिविंग रूट ब्रिजेस पूछ ले जाते हैं कि आपको किस राज्य में देखने के लिए मिलते हैं, आंसर होगा मेघालय। नोंगनुम आइलैंड, माओफ्लैंग सेक्रेट फॉरेस्ट, ये यहाँ के सेक्रेट फॉरेस्ट हैं, पूजे जाते हैं यहाँ पर। और क्रेम लियात प्राग केव, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये केव कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कि किस राज्य में है। साथ ही दो नेशनल पार्क हैं यहाँ पर, बलपक्रम नेशनल पार्क आपने सुना होगा इसका नाम, और दूसरा है नोकरेक रिज नेशनल पार्क। तो ये सभी पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। शिलोंग भी आप याद रखिएगा, जो मेघालय की कैपिटल शिलोंग है, इसको बोलते हैं स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट। कौन सा देश फेसबुक के विकल्प के रूप में जोगाजोग नामक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए काम कर रहा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो बांग्लादेश इज वर्किंग टू डेवलप अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नेम्ड जोगाजोग एज एन अल्टरनेटिव टू फेसबुक। तो बांग्लादेशी गवर्नमेंट ने कहा है कि हम फेसबुक का एक अल्टरनेटिव तैयार कर रहे हैं जिसका नाम होगा जोगाजोग, और साथ ही उन्होंने कहा है कि व्हाट्सएप का भी हम एक अल्टरनेटिव ऐप डेवलप कर रहे हैं, इसका नाम है अलापन। बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो आपको जानना चाहिए, कैपिटल ढाका है, करेंसी है यहाँ की टका, प्रेसिडेंट है अब्दुल हमीद और यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। साथ ही फ्रेंड्स, आपको ये जानना चाहिए कि बांग्लादेश के साथ जो भारतीय राज्य लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं वे आसाम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा हैं। इसी के साथ साथ आपको म्यांमार, भूटान और सिक्किम, इनके बारे में भी आपको जानना चाहिए कि इनके साथ कौन कौन से राज्य अपनी सीमा शेयर करते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में पूछ ले जाते हैं। खैर, मैंने अभी आपको यहाँ पर केवल बांग्लादेश का ही बताया, तो आप इसको याद रखिएगा, आसाम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय एंड त्रिपुरा। साथ ही आपको जानना चाहिए, भारत जो सबसे लंबी शेयर जो बॉर्डर अपनी लैंड बॉर्डर शेयर करता है वो पाकिस्तान के साथ नहीं बल्कि बांग्लादेश के साथ करता है, और ये जो है वर्ल्ड की 5th लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर शेयरिंग है बांग्लादेश एंड इंडिया के बीच में। मीराबाई चानू के रजत पदक ने उन्हें कर्नल मल्लेश्वरी द्वारा डैश के बाद ओलंपिक में पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय भारोत्तोलक बनाया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो मीराबाई चानू सिल्वर मेडल मेड हर द सेकंड इंडियन वेटलिफ्टर आफ्टर कर्नल मल्लेश्वरी इन सिडनी 2000 टू विन अ मेडल एट द ओलंपिक्स। देखिए, क्वेश्चन का मतलब समझेंगे, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो समझते हैं इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है। पहले तो आप ये जान लीजिए, मीराबाई चानू ने, आपको पता है, भारत का खाता खोला है टोक्यो ओलंपिक्स में। इन्होंने 49 kg की जो वेट कैटेगरी है इसमें इन्होंने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता है, और गोल्ड जीता है चीन की होउ जिनहुई ने। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, अब
अब तक जो है केवल कर्णन मल्लेश्वरी जो ये रही हैं वेट लिफ्टर हमारी पहले, तो इन्होंने सिडनी 2000 ओलंपिक्स में यहाँ पर इन्होंने मेडल जीता था। उसके बाद अब ये दूसरी जो मीराबाई चानू है, ये दूसरी वेट लिफ्टर बनी है जिन्होंने कोई मेडल ओलंपिक्स में जीता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कर्णन मल्लेश्वरी ने किस इवेंट में जीता था, किस ओलंपिक में जीता था, तो सिडनी 2000 में इन्होंने जीता था। उसके बाद से अब ये दूसरी बार मीराबाई चानू ने जीता है। आपको जानना चाहिए जो कर्णम मल्लेश्वरी हैं ये इंडिया की फर्स्ट वुमेन ओलंपिक मेडल विनर हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। सिडनी ओलंपिक गेम्स जो 2000 में हुए थे, यहाँ पर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और अगर हम बात करें कर्णम मल्लेश्वरी से रिलेटेड हाल ही के करंट अफेयर की, तो आपको जानना चाहिए कि इनको दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की फर्स्ट वाइस चांसलर बनाया गया है। रुद्रेश्वर मंदिर जिसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची यानी कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में अंकित किया गया है, किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो रुद्रेश्वरा टेम्पल विच हैज़ बीन इंस्क्राइब्ड ऑन यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इज लोकेटेड इन तेलंगाना। जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए भारत को अपनी 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिल गई है, किस रूप में? रुद्रेश्वर टेम्पल के रूप में, जिसे कि आप रमप्पा टेम्पल भी बोलते हैं। ये तेलंगाना में स्थित है। साथ ही आपको जानना चाहिए ये जो रमप्पा टेम्पल है ये 13th सेंचुरी में बना हुआ, या इसका जो निर्माण है 13th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। और इसके जो आर्किटेक्ट हैं ये हैं रमप्पा, इन्हीं के नाम पर ये रखा गया है। आपको जानना चाहिए 1213 AD में इस टेम्पल का जो है निर्माण हुआ था। और किस एम्पायर के दौरान? ककातिया एम्पायर जो थी इसके दौरान। तो इनके जो इस वक्त काकातिया किंग थे गणपति देवा, तो इनके जनरल हुआ करते थे रेचालरा रुद्रा। तो इन्होंने इसका जो है निर्माण शुरू करवाया था। और यहाँ की जो प्रिसाइडिंग डेटी हैं ये है रामलिंगेश्वरा स्वामी। सो जो यहाँ की प्रिसाइडिंग डेटी हैं यानी कि यहाँ पर जो जिनकी पूजा की जाती है वो रामलिंगेश्वरा स्वामी हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर टूरिज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ये हैं जी किशन रेड्डी। तो कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर हैं जी किशन रेड्डी। तो ये देखिए कितना सुंदर है टेम्पल। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा चल रहे टोक्यो खेलों में भारतीय दल के प्रायोजक के रूप में शामिल किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो सबके फेवरेट अडानी ग्रुप हैज़ बीन roped in by the IOA as a sponsor for the Indian contingent at the ongoing Tokyo Olympics। तो अडानी ग्रुप जो है ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा जो भारतीय दल जो गया है टोक्यो गेम्स में, इनको स्पॉन्सर करेंगे। आपको जानना चाहिए जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है इसके प्रेसिडेंट नरेंद्र बत्रा हैं और इसके सेक्रेटरी जनरल राजीव मेहता हैं। साथ ही आप सभी जानते हैं अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी हैं। भारतीय ओलंपिक संघ टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं को कितने रुपए का नकद पुरस्कार देगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन विल गिव द टोक्यो ओलंपिक्स गोल्ड मेडल विनर्स अ कैश अवार्ड ऑफ 75 लाख रुपीज़। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने कहा है कि जो भी गोल्ड जीतेगा टोक्यो ओलंपिक्स में उनको 75 लाख रुपए मिलेंगे, और जो भी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है इनको 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही इन्होंने कहा है कि जो सिल्वर मेडल जीतेगा उसको 40 लाख रुपए दिए जाएंगे, और जो ब्रॉन्ज मेडल जीतेगा उसको 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही जो भी एथलीट्स भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हों उनको 1 लाख रुपये तो दिए ही जाएंगे। 12 साल की उम्र में टोक्यो ओलंपिक में सबसे कम उम्र के एथलीट का नाम बताएं। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो हैंड जाजा इज द यंगेस्ट एथलीट एट द टोक्यो ओलंपिक्स एज्ड 12 ईयर्स। देखिए फ्रेंड्स, आपके कोई भी एग्जाम हो, टोक्यो ओलंपिक्स जो हो रहे हैं यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा ही, तो इसलिए हम नहीं चाहते कि कोई भी क्वेश्चन आपके लिए छूटे। तो इसलिए आप आने वाले कुछ दिनों में यहाँ से क्वेश्चंस देखते ही रहेंगे करंट अफेयर सेशन में। तो जानते हैं, देखिए सीरिया की टेबल टेनिस प्लेयर हैं हैंड जाजा, ये 12 साल की हैं और ये यंगेस्ट एथलीट हैं जो टोक्यो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं। देखिए सीरिया काफ़ी ट्रबल में रहता है और वहाँ से ओलंपिक तक का सफ़र करना काफ़ी बड़ी बात है। तो हैंड जाजा जो कि केवल 12 साल की हैं, ये टोक्यो ओलंपिक्स में यंगेस्ट एथलीट हैं। हालांकि अब ये बाहर हो चुकी हैं, इनको हार का सामना देखना पड़ा अपने पहले ही मैच में।
अच्छा, आपको ये बता दें ओलंपिक के अब तक के इतिहास में जो यंगेस्ट ओलंपियन रहे हैं ये हैं 10 साल की दिमित्रियोस लॉन्ड्रस। बात करें अगर हम इसी टोक्यो ओलंपिक की, तो इसमें ओल्डेस्ट एथलीट कौन है, यंगेस्ट एथलीट हमने देख लिए। ओल्डेस्ट एथलीट कौन है, ये है 66 ईयर ओल्ड मैरी हना। ये ऑस्ट्रेलियन एक्वेस्ट्रियन है, यानी कि घुड़सवारी में पार्टिसिपेट करती हैं मैरी हना। और अगर हम बात करें ओलंपिक के अब तक के इतिहास के ओल्डेस्ट ओलंपियन की, तो ये हैं स्वीडन के ऑस्कर स्वान। 72 साल के थे जब इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। रेनेगेड्स बॉर्न इन द यूएसए नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं, बराक ओबामा, ब्रूस स्प्रिंगस्टीन, या फिर दोनों ही, या फिर दोनों में से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो दोनों ही इस बुक के ऑथर हैं। सो बुक का नाम है रेनेगेड्स बॉर्न इन द यूएसए, और बराक ओबामा और ब्रूस स्प्रिंगस्टीन इन दोनों ने इस बुक को जो है लिखा है। तो अपनी लाइफ और जो भी इन्होंने साथ में किया है, काफ़ी अच्छे दोस्त हैं दोनों, तो उसको इन्होंने इस बुक में शेयर किया है। एयरमैक्स 21 किससे संबंधित है, इंडियन आर्मी से, या फिर इंडियन नेवी से, या फिर इंडियन एयरफोर्स से, या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड से। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो एयरमैक्स 21 इज़ रिलेटेड टू इंडियन आर्मी। किस लिए न्यूज़ में है जान लेते हैं। तो देखिए, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने इंडियन आर्मी स्कीइंग एक्सपीडिशन जिसका नाम है आरमैक्स 21, इसको न्यू दिल्ली में फ्लैग्ड इन किया है। फ्लैग्ड इन का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, समापन किया है इसको यहाँ पर। तो देखिए, ये जो आरमैक्स 21 ये जो रहा है, तो ये हिमालयन रीजन पे जो भी माउंटेन रेंजेस हैं, यहाँ पर एडवेंचर एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए शुरू किया गया था। और इसको 10 मार्च 2021 को लद्दाख के काराकोरम पास से फ्लैग्ड ऑफ किया गया था, यानी कि शुरुआत की गई थी। तो दोनों आप याद रखिएगा, फ्लैग्ड इन यानी कि समापन हुआ है, फ्लैग्ड ऑफ यानी कि इसकी शुरुआत की गई है। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में भी, जब रेल मंत्री किसी ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हैं तो लिखा जाता है कि फ्लैग्ड ऑफ किया, यानी कि उसकी शुरुआत की। जैसे कृषि ट्रेन हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन ट्रेन हो गया, तो उसको फ्लैग ऑफ किया जाता है, यानी कि उसको स्टार्ट किया जाता है। तो दोनों चीज़ें आप यहाँ पर याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने औद्योगिक पैमाने पर स्वदेशी रूप से एक उच्च शक्ति मेटास्टेबल बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु विकसित की है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो डीआरडीओ हैज़ इंडिजिनसली डेवलप्ड अ हाई स्ट्रेंथ मेटास्टेबल बीटा टाइटेनियम एलॉय ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। तो यहाँ पर डीआरडीओ ने हाई स्ट्रेंथ मेटास्टेबल बीटा टाइटेनियम एलॉय बनाया है, जिसमें वेनेडियम, आयरन और एल्यूमिनियम शामिल हैं। और ये जो है एरोस्पेस इंडस्ट्री में इसकी एप्लीकेशंस देखने के लिए मिलेंगी। किसके द्वारा बनाया गया है, डीआरडीओ की ही लैब है हैदराबाद में स्थित डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लैबोरेटरी, इसके द्वारा बनाया गया है। सतीश कालसेकर, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो सतीश कालसेकर हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली वॉज अ रिनाउंड पोएट ऑफ मराठी लैंग्वेज। तो मराठी लैंग्वेज में काफ़ी बड़ा नाम रहे हैं। ये पहले बैंकर थे, उसके बाद फिर ये जो है लिटरेचर की क्षेत्र में आ गए। और आपको बता दें, इन्हें साल 2013 में जो इनकी रचना है वच नरयची रोजनीशी, इसके लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है। किस आईआईटी ने ड्रोन विरोधी प्रौद्योगिकियों के लिए साइबर सुरक्षा समाधान खोजने के लिए पहला प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र, जिसका नाम C3I है, इसको लॉन्च किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो IIT कानपुर लॉन्च्ड द फर्स्ट टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब C3I टू फाइंड साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस फॉर एंटी ड्रोन्स टेक्नोलॉजीज। जैसा कि क्वेश्चन से ही देखिए स्पष्ट हो रहा है कि किस लिए लॉन्च किया है। तो देखिए, एक तरह का इनोवेशन हब इन्होंने लॉन्च किया जिसका नाम है C3I। किस लिए, जो एंटी ड्रोन्स टेक्नोलॉजी हैं उनको विकसित करने के लिए। जैसे ड्रोन आप देखते हैं, ड्रोन के अटैक किए जाते हैं, ठीक है, तो उनको कैसे रोका जा सके, किस तरह से उसको प्रिवेंट किया जा सके। तो इसके लिए यहाँ पर जो है पूरा यहाँ पर एक सॉल्यूशंस पाने की कोशिश की गई है। 105 साल की उम्र में साक्षरता परीक्षा पास करने वाली भागीरथी अम्मा का हाल ही में निधन हो गया है। वे किस राज्य से थी। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो भागीरथी अम्मा हु पास्ड द लिटरेसी एग्जामिनेशन एट द एज ऑफ 105 passed away recently. She was from केरल।
तो केरल से थी ये, और केरल की ओल्डेस्ट लर्नर ये रही हैं। तो इन्होंने 105 साल की उम्र में लिटरेसी एग्जामिनेशन को पास किया था, और अब 107 साल की उम्र में इनका जो है निधन हो गया है। और ये केरल के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट के परक्कुलम जगह से जो है बिलोंग करती थी। साथ ही इनको सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। बैंक विद अ सोल इक्विटास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो सी के गरियाली इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड बैंक विद अ सोल इक्विटास। और इस बुक को लॉन्च किया है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मर गवर्नर रहे हैं दोवरी सुब्बाराव ने। डिजिटल और सतत व्यापार सुविधा पर संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सर्वेक्षण 2021 में भारत ने कितना स्कोर किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो इंडिया हैज़ स्कोर्ड 90.32% इन द 2021 UN ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन। तो देखिए इंडिया ने जो है ये रिपोर्ट जो है, या फिर आप इसको इंडेक्स कह सकते हैं, ये यूएन स्केप एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका जो ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन ये इन्होंने लॉन्च किया है। तो इसमें जो है भारत का स्कोर रहा है 90.32%, और 2019 में भारत का स्कोर इसमें 78.49% रहा था। फैसिलिटेशन का मतलब होता है फ्रेंड्स किसी चीज़ को आसान बनाना, किसी प्रोसेस को आसान बनाना, तो ये तो होता है फैसिलिटेशन। इसी तरह से एक शब्द होता है फेलिसिटेट, उसमें एल पहले आ जाता है, फेलिसिटेट, उसका मतलब होता है आप किसी को सम्मानित कर रहे हैं, किसी की इज्जत दे रहे हैं। तो दोनों शब्द आप याद रखिएगा, कई बार पूछी जाती है और कन्फ्यूजन भी हो जाता है। जैसे आप किसी को कह सकते हैं ही वॉज फेलिसिटेटेड एट दैट सेरेमनी, यानी कि उसको उस सेरेमनी में सम्मानित किया गया। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो ये जो स्कोर होता है जब इसका कोई ये इस वाले जो आप कह रहे हैं ये जो ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन जो ये है, तो इसमें जब कंट्रीज़ को स्कोर दिया जाता है तो उसके हिसाब से जो कंपनीज़ हैं उनको भी एक आइडिया मिल जाता है कि कहाँ पर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उस हिसाब से ये स्कोर काफ़ी अच्छा है भारत के लिए। और 5 इंडिकेटर्स यहाँ पर हैं: ट्रांसपेरेंसी, फॉर्मेलिटीज़, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट एंड कोऑपरेशन, पेपरलेस ट्रेड एंड क्रॉस बॉर्डर पेपरलेस ट्रेड। और इन सभी 5 इंडिकेटर्स पर भारत ने अच्छा परफॉर्म किया है। खासकर कि ट्रांसपेरेंसी इंडिकेटर जो है यहाँ पर 100% भारत ने स्कोर किया है। आपको जानना चाहिए जो ये यूएन स्केप की हमने बात की, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। इसका हेडक्वार्टर्स बैंकॉक थाईलैंड में है। भारत में नवीकरणीय का एकीकरण 2021 रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ऑप्शंस आपके सामने है और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो रिन्यूएबल्स इंटीग्रेशन इन इंडिया 2021 रिपोर्ट इज लॉन्च्ड बाय IEA एंड नीति आयोग। देखिए फ्रेंड्स ये सभी न्यूज़ जो है PIB के, इसलिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो रिन्यूएबल्स इंटीग्रेशन इन इंडिया 2021 इस रिपोर्ट को लॉन्च किया गया है नीति आयोग और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA के द्वारा। तो इसमें यही है, इन्होंने 3 स्टेट्स में सर्वे किया है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात में, यहाँ पर कैसी स्थिति है रिन्यूएबल एनर्जी की। तो वही इन्होंने जो है देखा है और कहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है भारत में जो है चैलेंजेस फेस कर सकती है, यानी कि जो भारत के टारगेट हैं। हालांकि इन्होंने कहा है कि भारत जो है 2022 तक जो भारत का टारगेट है 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का, इसको प्राप्त कर लेगा। साथ ही 2030 तक 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का जो टारगेट है इसको भी प्राप्त कर लेगा। 2021 इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट स्टेटमेंट्स इंडिया रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो 2021 इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट स्टेटमेंट्स इंडिया रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय US स्टेट डिपार्टमेंट। तो US स्टेट डिपार्टमेंट ने इस रिपोर्ट को जारी किया है और इन्होंने कहा है कि भारत में बिजनेस करना काफ़ी चैलेंजिंग है। हालांकि इन्होंने कहा है कि कोविड-19 पैंडेमिक के कारण भारत सरकार ने जो रिफॉर्म्स लाए हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो लाए हैं, अलग अलग तरह के पैकेजेस लाए हैं, तो उससे काफ़ी मदद मिली है यहाँ की इकोनॉमी को। साथ ही इन्होंने कहा है कि जो 2019 से जो NDA गवर्नमेंट का जो दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है, इसमें इन्होंने 2 कंट्रोवर्शियल डिसीजंस लिए हैं। एक तो ये कि इन्होंने जो जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है इसको हटा दिया है, और दूसरा जो CAA है इसको पास करने का जो इन्होंने कार्य बनाया है, जो नीति बनाई है इसको।
अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। हु इज़ द प्रसार भारती CEO? आंसर इज शशि शेखर वेम्पति। वर्ल्ड ब्रेन डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे? आंसर इज 22 जुलाई। और इसका थीम रहा है स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस। हु इज़ द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट? आंसर इज जी सतीश रेड्डी। तो ये DRDO चीफ हैं। वट इज़ द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइंस? आंसर इज किंग्सटाउन। और यहाँ की करेंसी है ईस्टर्न कैरिबियन डॉलर। फिफ्थ क्वेश्चन था हमारा, हु हैज़ रिक्लेम्ड हर स्पोर्ट एज द नंबर 1 बैटर ऑन द MRF टायर्स ICC विमेंस ODI प्लेयर रैंकिंग्स? आंसर इज मिथाली राज। तो आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। अच्छा फ्रेंड्स, कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं तो उनका आंसर जो है पोस्ट नहीं हो पाता है। तो आप जब अपना आंसर को लिख लेते हैं उसके बाद पहले उसको कॉपी कर लिया कीजिए, उसके बाद पोस्ट किया कीजिए अगर किसी कारणवश वो पोस्ट ना हो पाए, ताकि आप दोबारा से फिर उसको पेस्ट करके पोस्ट कर सकें। तो पहले आप कॉपी कर लिया कीजिए उस अपने मैसेज को, उसके बाद उसे फिर आप पोस्ट किया कीजिए। अब देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। व्हाट इज़ द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ नाइजीरिया? देखिए फ्रेंड्स, साउथ अमेरिका पूरा हो गया है, नॉर्थ अमेरिका पूरा हो गया है, जो भी कैरिबियन कंट्रीज हैं ये भी सभी कंप्लीट कर लिए हमने। तो 2 कॉन्टिनेंट हमारे पूरे हो चुके हैं। अब हम चल दिए हैं अफ्रीका की तरफ। तो आप जो भी हमने साउथ अमेरिका की सभी कंट्रीज़ की कैपिटल करेंसी हम पढ़ चुके हैं, नॉर्थ अमेरिका की सभी कंट्रीज़ की कैपिटल करेंसी हम पढ़ चुके हैं, दोनों को रिवाइज कर लीजिएगा। अब हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पर अफ्रीका से। सो व्हाट इज़ द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ नाइजीरिया? परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? Which country launched the world's largest carbon market for power sector? And the fifth question is, athletes from which country are competing in Tokyo 2020 Olympics under the acronym ROC? देखिए, ये कंट्री आपको बतानी है जिसके एथलीट्स जो हैं ROC इस नाम से जो है compete कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं टोक्यो ओलंपिक्स में, क्योंकि इस देश को जो है बैन कर रखा है ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो आपको बताना है कि किस कंट्री के एथलीट्स ROC इस नाम से जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे हमारा इंडिया है, हम इंडिया नाम से कर रहे हैं, तो ये ROC नाम से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। साथ ही गाइस, करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये वीडियो सेशन आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।